नमस्कार, जय हिंद। अब हम आपकी नज़रें ऐसे राजवंश की तरफ लेके जाते हैं जिसे आधुनिक भारतीय इतिहासकारों सॉरी आधुनिक भारतीय चाटुकार इतिहासकारों ने हमारे सामने प्रस्तुत नहीं किया। उसके बहुत से कारण थे। हो सकता है उसमें सरकार का हाथ था या वामपंथी विचारधारा का हाथ था। हमारे इतिहास को नए करने की कोशिश में इन्होंने कुछ इनके साथ भी, इन महान राजाओं के साथ भी गलत किया। आइए आपका रुख मोड़ते हैं दक्षिण भारत की तरफ। हमारे भारत देश की पहली नेवी चलाने वाले, हमारे भारत देश को दक्षिण की तरफ से प्रोटेक्ट करने वाले चोल वंश की तरफ देखते हैं। चोल वंश क्या है? द चोल डायनेस्टी। चोल साम्राज्य को दक्षिण भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साम्राज्य माना जाता है। संगम काल से लेकर 13वीं शताब्दी के अंत तक रहे चेर व पांड्य राजवंश के साथ जो संगम युग के 3 राज्यों में से हैं, चोल का उल्लेख सबसे पहले सम्राट अशोक के शिलालेखों में 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व दिखता है। हमारे इतिहासकारों ने कहाँ दिखाया है? 8वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक। और इसमें क्या लिखा है, देखा आपने? चोल का उल्लेख सबसे पहले सम्राट अशोक के शिलालेखों में 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व दिखता है। इसका मतलब नहीं है कि जो अंग्रेज इतिहासकार लिख दें तो वहीं से आदमी पैदा हो, वहीं से डायनेस्टी पैदा हो। वो डायनेस्टी पहले रह चुकी है। हाँ, थोड़े दिनों तक हो सकता है, कुछ कंडीशन नहीं, वो दब के रहे, किसी के सामंत बन के रहे, वो राजा नहीं बने। हमेशा लीडर ही आगे आता है तो इनका नाम नहीं आ पाया हो, लीडरशिप गई हो इनके यहाँ से। लेकिन इसका मतलब नहीं इनका राजवंश पहले नहीं था। इसका प्रूफ हमें यहाँ मिलता है अशोक के शिलालेखों से 2वीं शताब्दी में। संगम साहित्यों में भी इसका उल्लेख है, परंतु उनके सृजन के विषय में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। यह ऐसा इसलिए क्योंकि हमने इन्हें महत्व ही नहीं दिया। अगर हमने महत्व दिया होता, अपने भारतीय इतिहास पे गर्व होता, तो ये ऐसा ना होता। इस राजवंश के कुछ और नाम थे। किल्ली तमिल में खोदना बोलते हैं। वाल्डवन तमिल में उपजाऊ वन बोलते हैं। सेम्बियन ऐतिहासिक नायक शिबी के वंशज, ऐसा इन्हें बोला जाता था। अब इन सब चीजों का स्रोत कहां से है? तमिल संगम साहित्य प्राचीन तमिल साहित्य है। अगस्त मुनि ने तमिल भाषा का उद्गम किया, ऐसा लिखा हुआ है प्राचीन तमिल साहित्य में कि अगस्त मुनि ने तमिल भाषा का उद्गम किया। अगस्त मुनि जो हमारे पौराणिक मुनि थे। प्राचीन भारत में गार्गी, मैत्री, घोषा, लोपामुद्रा की जो फिलॉसफी थी, फिलॉसफर थी ये गार्गी, मैत्री, घोषा, लोपामुद्रा अगस्त मुनि की वाइफ थी। तामपत्र व मंदिर पुरालेख से इनके स्रोत जो मैंने ऊपर आपको बताई, ये सारी बातें पता चलती है। तामपत्र चोल वंश के बारे में तामपत्र से पता चलता है, मंदिरों से पता चलता है, पुरालेख से पता, इन्होंने मंदिर बहुत बनाए। धार्मिक ग्रंथों से पेरिप्लस एरिथ्रियन महानदी का पेरिप्लस 91 से 96 एडी, इससे पता चलता है। इजिप्शियन प्लेटोनॉमी से, जो इजिप्शियन था, मिस्र का एक इतिहासकार था टालमी, उससे पता चलता है 160 एडी में। अब भारत में कहां से क्या क्या है? बौद्ध साहित्य में 5वीं शताब्दी में चोल वंश के बारे में पता चलता है। अशोक के स्तंभ लेखों से पता चलता है 273 से 232 ईसा पूर्व। अब चोल वंश को थोड़ा, उनके जो इतिहास है उनको चरणों में बांध देते हैं। इनके 4 चरण होंगे। पहला प्रारंभिक चोल, जिसे संगम चोल भी कहते हैं। दूसरा मध्यकालीन चोल, जिसे साम्राज्यिक चोल भी कहेंगे। तीसरा उत्तरी चोल, जिसे चालुक्य चोल कहेंगे। ठीक, अब देखते हैं प्रारंभिक चोल के, मतलब संगम चोल के प्रमुख राजा, जिसका वंश है 3rd BC, मतलब 3री ईसा पूर्व से लेके दूसरी ईस्वी तक। तो पहले इनका प्रमुख राजा था करिकलन नेडुर किल्ली वाल्डवन। इनका जो कालक्रम है वो अज्ञात है। 2nd AD till 8th AD, ये जो इनका ये जो टाइम है ना, ये अज्ञात रहा। इसके बीच ये कहाँ रहे? मध्यकालीन चोल, इसके बीच ये खो से गए। मैंने बोला ना, खो गए, किसी के सामंत रहे होंगे, हो सकता है सत्ता हाथ से चली गई, जमीन चली गई, इनका महत्व कम हो गया। तो ये 2nd AD से लेके 8th AD तक गायब से रहे। इसका मतलब नहीं मर गए, मिट गए,
जो इतिहासकारों ने उनका उल्लेख ही नहीं किया। लेकिन आज जैसे जैसे सामने आ रहा है, इनके पीछे वाला है पता चल रहा है प्रारंभिक चोलों के बारे में। अब मध्यकालीन चोलों के बारे में जानते हैं, जिन्हें साम्राज्यिक चोल भी कहते हैं, जो हमें पढ़ाया गया 848 एडी टू 1070 एडी, मतलब 848 ईस्वी से 1070 ईस्वी तक। विजयालय चोल 848 से 891 एडी तक उन्होंने शासन किया। राजेंद्र चोल 1067 से 1070 एडी तक शासन किया। चालुक्यों ने इन्हीं को हराया था, ये लास्ट चोल थे। और देखते हैं, उत्तम चोल 970 से 985 तक राज किया। राजराज चोल 985 से 1014 राज किया। राजेंद्र चोल 1014 से 1044 राज किया। और ये लास्ट थे अधिराजेंद्र चोल, जिनके बारे में मैंने पहले बताया, 1067 से 1070 तक राज किया। चालुक्यों ने इनको हराया था। अब उत्तरी चोल के बारे में पढ़ते हैं, जिन्हें चालुक्य चोल भी बोलते हैं। 1070 से लेके 1279 तक इनका टाइमिंग थी। इनके प्रमुख राजा थे कुलातुंगा चोल चालुक्य साम्राज्य। लास्ट इनके थे राजेंद्र चोल तृतीय, 1246 से लेके 1279 एडी तक। अब साम्राज्यिक जो चोल है वही मेन है उसका, क्योंकि ये जो उत्तरी चोल है ना, ये इसको चालुक्यों ने जब चोलों को हराया तो इस राजेंद्र चोल जो है जिसने इसको हराया था, तो इसलिए इसको चालुक्य चोल वंश आगे शुरू हो गया, इसे उत्तरी चोल बोलते हैं। जो मेन जो चोल है, जो हमें जिनका ज्यादातर इतिहास हमें पता है, वो मध्यकालीन चोलों का है, तो उनके बारे में पढ़ लेते हैं, इनका राजनीतिक इतिहास क्या रहा। अब पढ़ते हैं हम विजयालय चोल के बारे में। विजयालय चोल जो पल्लव वंश साम्राज्य के सामंत थे, समझ में आया, सामंत थे। इसलिए अगर ये लीडर होते तो ये जो 2nd एडी से 8th एडी तक इनका साम्राज्य, इनका नाम नहीं इतिहासकारों को पता चला, ऐसा ना होता। और एक बात और है, अगर हमें जो चीज पता नहीं है इसके बारे में, इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं होती। अगर हमें ये नहीं पता कि टाइम ट्रेवल के बारे में पता नहीं, जो इमेजिनेशन साइंटिस्ट ने की थी, तो इसका मतलब ये नहीं होता। हमें ये नहीं पता कि हम भूत भविष्य में जा सकते हैं या नहीं, इसका मतलब ये नहीं जा सकते। अगर हो सकता है भविष्य में ऐसी कोई चीज हो जो ढूंढी जा सके, हम जा सकते हैं। हम टाइम से ज्यादा स्पीड से चल सकते हैं कि नहीं, अगर हमें नहीं पता, हम नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं कि होता ही नहीं वाली बात है। तो आइए वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। जो पल्लव वंश के साम्राज्य के सामंत थे, उन्होंने पल्लवों से ही तंजावुर जीता, पल्लवों को से ही उन्होंने तंजावुर जीत लिया 850 ईस्वी में, और साम्राज्यिक चोल वंश की नींव रखी। ये विजयालय ने शुरू किया ना, पल्लवों के सामंत थे, उनसे ही उन्होंने देखा कि पल्लव का साम्राज्य कमजोर पड़ रहा है और ये अपनी साम्राज्य की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वामपंथी विचारधारा और जो भारत के जो इतिहासकार हैं, उन्होंने हमारी संस्कृति पे हर तरह की चोट की है। वो डायरेक्ट नहीं बोलते, वो इस तरह से बोलते हैं कि उनका इतिहास क्या रहा है कि एक राजा ने दूसरे को मारा। हमारे यहाँ अगर ये विजयालय ने सामंत अब तक बना रहा, वो ईमानदारी से ही बना होगा, क्योंकि हमारी संस्कृति है, हम उस पर रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कब तंजावुर जीता पल्लवों से? जब उनको लगा होगा कि अब उसके पास एक अयोग्य राजा है और वो जनता की भलाई नहीं कर पा रहा, इसलिए उन्होंने उसको हटा के खुद राज किया होगा, और ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है। अब इन्होंने नींव रखी। उसके बाद आदित्य प्रथम आए 891 से लेके 907 एडी तक ईस्वी तक। पल्लव और पांडवों को हराया इन्होंने पल्लवों को और पांडवों को हराया और कर्नाटक के बहुत बड़े क्षेत्रों पर वर्चस्व स्थापित किया। कर्नाटक के इन्होंने आदित्य प्रथम ने। फिर उसके बाद आए राजराज चोल तथा राजेंद्र चोल। इन्होंने इसे तमिल साम्राज्य के परंपरा को तोड़ते हुए भौगोलिक विस्तार बढ़ाया। इन दोनों लोगों ने बहुत ही ज्यादा भौगोलिक विस्तार बढ़ाया चोल वंश का। राजेंद्र चोल ने उड़ीसा जीता, उसने उड़ीसा को जीता और उत्तर की ओर बढ़ा और बंगाल के पाल वंश को हराया और गंगा के किनारों तक पहुंच गया। और ये बहुत बड़ी जीत थी, दक्षिण भारत से पहली बार ही कोई वहां तक पहुंचा था, इसलिए उन्होंने गंगई कोट चोल की उपाधि मिली। गंगई कोंडा चोल की उपाधि इनको दी गई। किसको? राजेंद्र चोल को। उसके बाद उत्तर भारत में अपनी विजयों के बाद उन्होंने गंगई कोंडपुरम नामक राजधानी का निर्माण किया, इसने राजेंद्र चोल ने। फिर राजेंद्र ने दक्षिण पूर्व एशिया के श्री विजय साम्राज्य पर सफलतापूर्ण आक्रमण किया।
सोचिए, दक्षिण पूर्व एशिया के श्रीविजय साम्राज्य जो आज का इंडोनेशिया है, उससे बड़ा क्षेत्र सफलतापूर्वक आक्रमण किया, उसको जीत लिया। पहले ये लोग डाउट दिखा रहे थे कि हम तुम्हारे अंडर में नहीं काम करेंगे, और जो इंडिया का एक्चुअली चाइना से व्यापार होता था, ये बीच में इंटरफेयर करते थे कि नहीं हम व्यापार करेंगे। तो इसने दूध भेजे, किसने? राजेंद्र चोल ने। भाई ये सीन है, मान जाओ हमारी संस्कृति सेम है। उस समय पूरे दुनिया में सनातन संस्कृति थी, जहाँ पे लोग थे, सभ्य लोग थे जहाँ पे। तो ये हम एक देवता को मानते हैं, अंकोर वाट का टेम्पल है एग्जाम्पल, हमारे पास बोलने वाली जरूरत है नहीं, तो हम मानते हैं, तो कॉपरेट करो। लेकिन ये माने नहीं, तो इतना अटैक किया, उनको जीता, फिर वो माने। इसने महिंदा 5 को बंदी बनाया, जो श्रीलंका का राजा था। पश्चिमी चालुक्यों के साथ इसका संघर्ष चलता रहा, परंतु चोल हमेशा अपना वर्चस्व स्थापित करने में सफल रहे। अपने सबसे अधिक भौगोलिक विस्तार के वक्त दक्षिण में श्रीलंका से गोदावरी कृष्णा बेसिन उत्तर तक, इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत एवं पश्चिम एशिया के कई क्षेत्रों पर वर्चस्व स्थापित किया गया। गंगा, हुगली, दामोदर बेसिन में वर्चस्व स्थापित किया गया। थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, बर्मा, मलेशिया और इंडोनेशिया तक में वर्चस्व स्थापित किया गया। अब इसके बाद चोलों की राजधानी थोड़े दिन तक तंजावुर, फिर उसके बाद गंगईकोटचुलमपुरम बना दी गई। चोल और पूर्वी चालुक्यों के बीच अंतर्विवाह का कारण चालुक्य राज्य के राजकुमार राजेंद्र चालुक्य चोलों के राजा बने। उसको हराया उन्होंने, राजेंद्र तृतीय ने। किसको हराया? अधिराजेंद्र चोल को। इसमें आपको कंफ्यूजन थोड़ा होगा, ये पूर्वी चालुक्य है, इसने राजेंद्र तृतीय ने हराया इसको, अधिराजेंद्र को, और चोल चालुक्य राज्य की स्थापना की 1070 एडी, और उन्होंने कुलतुंग चोला के नाम पर राज किया। चोल वंश के इस भाग को चालुक्य चोल वंश भी कहते हैं। दक्षिण भारत को एक समान प्रशासन पद्धति में शामिल करने वाला पहला वंश था ये। पूरा एक प्रशासन पद्धति इन्होंने बहुत बढ़िया चलाई, इनका प्रशासन जो था बहुत सही था। उन्होंने क्या किया, केंद्रीय निरीक्षण जो है ना एवं स्थानीय स्वतंत्रता के बीच संबंध बनाया। मतलब का एग्जाम्पल आप ले लो कि जैसे आज मोदी जी कर रहे हैं, गांव के प्रधान, कश्मीर में मेन अपने यहाँ तो प्रधान करप्ट से हो जाते हैं मैक्सिमम, मतलब रोड बनाया, ऐसे बना दी, तो तब भी एक विश्वास जुड़ा होता है कि हाँ हर आदमी ईमानदार हो तो काम बहुत अच्छा हो। तो मोदी जी आज क्या कर रहे हैं कि लोकल गवर्नेंस को प्रमोट कर रहे हैं। तो मतलब प्रधान को अगर पावर देगा, कश्मीर में सेंट्रल है तो वहाँ पे ऑलरेडी अराजकता फैली हुई है, तो अगर प्रधान को पावर देंगे तो प्रधान लोकल ज्यादा लोगों को समझा सकता है कि हाँ भाई ये सीन, और ज्यादा वो वहाँ पे रह रहा है तो उस जगह की लोकल जो मौसम की चीजें हैं, किस मौसम में कैसी रोड बन सकती है, कितनी दूर से हम रोड बना सकते हैं, शिक्षा का अभाव है क्या है, वो ये बता सकता है। तो लोकल गवर्नमेंट्स को यहाँ पे भी किया गया है। उस समय ये हर गांव एक स्वशासित इकाई थी। अब इस साइड से गांव था, गांव से बड़ा कुर्रम से बड़ा वलनाडु से बड़ा मंडलम, उससे बड़ा इलम। चोलों ने राजा द्वारा दिए गए आदेश को तुरंत लिखित रूप में लिखने की अवधारणा शुरू की। मतलब जैसे आज होता है ना, आपका कोई बड़ा अधिकारी बोलता जाता है, मंत्री बोलता है, बगल में उसका असिस्टेंट टाइप करता जाता है कि हाँ माई साइड क्लियर वाला, कि मैंने बोला था कि नहीं बोला था, बाद में मंत्री जी वो कर जाए, नहीं मैंने तो बोला नहीं था, ऐसे टाइप करता जाता है। ऐसा कोर्ट में भी होता है, आप कैसे गवाही देते हो तो टाइप होती जाएगी, बस वही वाला सीन था। चोलों ने राजा द्वारा दिए गए आदेश को तुरंत लिखित रूप में लिखने की अवधारणा शुरू की। एक अधिकारी इसके लिए था, अधिकारी भी बना था, जिसकी उपाधि थी तिरुमंदरा उरई नायगढ़। ये उपाधि है। चोल साम्राज्य के श्री विजय इंडोनेशिया, चीन, बगदाद के साथ व्यापारिक संबंध थे, व्यापारिक संबंध बना रखे थे। जीतने के बाद भी उसने जो महिंदा 5 को जीता था, इंडोनेशिया का जो राजा था, उसके बाद भी उससे मधुर संबंध बनने को भी छोड़ दिया उसने। उनको ऐसे, हमारे यहाँ ऐसी संस्कृति नहीं थी जो बाहर के मुस्लिम आक्रांताओं और अंग्रेजों की थी कि अंग्रेज तो धोखाधड़ थे, पहले चाटू करता फिर निपटा दो। लेकिन मुसलमानों का क्या सीन था, अटैक करते थे, अगर हार गए तो रिक्वेस्ट करेंगे और चले जाएंगे, हमारे लोग छोड़ भी देते थे। लेकिन वो छोड़ते नहीं थे, वो रेप करते थे, काटते पीटते थे, या तो इस्लाम कबूल करो या काट दो, ये उनका सीन था। तो हमारे ऐसी सीन नहीं था, तो मित्रता हुई और काफी लंबी चली। बगदाद के साथ व्यापारिक संबंध थे, उनके पास बहुत शक्तिशाली नेवी थी। अब नेवी पे आओ, यहाँ से चाइना व्यापार जाता था, 50-50 बौद्ध भिक्षु, जब ये यहाँ 8वीं शताब्दी ये शुरू हुई, बौद्ध भिक्षु तक जाते थे वहां पे इनके जहाजों में बैठ के, और पूरी बे ऑफ बंगाल पे इनका ही वर्चस्व था। कौन बोलता है कि हमें नाव नहीं चलानी आती थी, हम व्यापार नहीं करते थे, कि वास्को डी गामा ने भारत को खोजा? हाँ, वास्को डी गामा ने
यूरोपियंस के लिए भारत के लिए पानी का रास्ता खोजा। जमीन में तो ऑलरेडी आते जाते थे, और बीच में जब कुस्तुनुतिया पे मुस्लिम लोगों का वो हो गया तो फिर वो रुका, तो इसलिए उनको यूरोपियंस की जरूरत पड़ी। भाई पानी से भारत कैसे पहुंचे, हमें तो पैसे कमाने हैं, वहाँ के मसाले चाहिए, वहाँ की चीजें चाहिए, इसलिए पहुंचे। उन्हें आता ही क्या था, केवल नाव चलाने को छोड़ के। उसके बाद उनके पास बहुत शक्तिशाली नेवी थी, मंदिरों की स्थापना में भी बहुत अग्रणी थे, मंदिरों की स्थापना करते रहे। टेम्पल बनाए उन्होंने, बृहदेश्वर टेम्पल 1005 से 1010 तक बनाया राजराज ने। तंजौर में इसकी लोकेशन है। लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट टेम्पल इन इंडिया, पेरुडिया टेम्पल, चोल राजाओं का धार्मिक मंदिर। दूसरा गंगईकोटपुरम 1025 में बनवाया राजेंद्र ने, तमिलनाडु में। ये अभी गंगईकोटपुरम जो एक छोटी सी बस्ती रह गई है, वहां के मंदिर तो अब दिखते नहीं, वही वाला सीन, अटैक किया, तोड़ा फोड़ा। औरंगजेब तो जिंदाबाद थे ही, जिनको आज हीरो बनाया जाता है। सारे मुसलमान जो वो थे सूबेदार, उन्होंने तोड़ा, लेकिन पढ़ाए कौन, सेकुलर है ना, भूत चढ़ा है हमें। ऐरावतेश्वर मंदिर बनवाया 12वीं शताब्दी राजराज द्वितीय ने, दारासुरम में। अब मुख्य साहित्यिक रचनाएं इनकी देख लेते हैं। रामावतारम रचना की कंबन कवि ने, पहला प्रयास रामायण को तमिल बदल, ये पहला प्रयास था रामावतारम कंबन कवि ने जो किया कि, और ये बहुत फेमस है, ये जो रामायण है तमिल की, रामायण को तमिल में लिखने के लिए। कलिंग वतुवर्णी पटकाटकुट्टम ने किया, कलिंग की विजय को दिखाया, चोलों द्वारा जो कलिंग की विजय थी वो दिखाया। तो इसी के साथ चोल साम्राज्य के कुछ तथ्य मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। अगली बार आपसे मिलेंगे पांड्य वंश के साथ। जय हिंद।